हाँ जी बच्चे, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर जो कि नाम है द लिविंग वर्ल्ड, इसके अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। देखो मैंने पहले बताया आपको ये चैप्टर ही कंप्लीटली बेसिक है, ठीक है। इसको समझ लोगे तो आपको बायोलॉजी का सरफेस आइडिया लग जाएगा। सरफेस आइडिया इन द सेंस कि आपके पास जो ये वास्ट बायोलॉजी है पूरे 11th और 12th में, इस वास्ट बायोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली हैं और हम किन किन चीजों को इंक्लूड करके चलने वाले हैं, उन तमाम चीजों को हम इस चैप्टर के अंदर सरफेसली डिस्कस करते हैं। अब इस सरफेसली डिस्कशन का मतलब ये होता है कि चीजों को बस थोड़ी थोड़ी बातें जानना हर चीज के बारे में। जैसे आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में आप जब डिटेल पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको जीओसी नाम का चैप्टर पढ़ाया जाता है। नहीं जानते हो अभी खैर इसके बारे में। एटम मॉलिक्यूल पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सब सारी चीजें क्या होती है बताया जाता है ना। तो बेटा सेम ये वैसा ही है कि बायोलॉजी के अंदर आपको बेसिक फंडा सिखाया जाएगा कि क्या क्या चीजों को आपको डिस्कस करना है और क्या पढ़ना है इसके अंदर। आगे बात समझ में ये चीज है बेटा। तो जैसे कि आपको ये हेडिंग दिख रहा होगा द लिविंग वर्ल्ड, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर ये जो लिविंग वर्ल्ड है बेटा, लिविंग को कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो आप में से बच्चों ने रिस्पॉन्ड करा था मेरे को कि लिविंग वो चीजें होती हैं जिसके अंदर बेटा कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो उसको लिविंग बनाती है। और वो चीजें क्या है बेटा? ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, सेलर एक्टिविटी है और कॉन्शियसनेस है। ये वो चीजें हैं जिसके अंदर ये दिख जाए, ये पांचों क्वालिटी जिसके अंदर दिख जाए, ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके अंदर दिख जाए, आप उसको क्या बोल दोगे? लिविंग बोल दोगे। आई बात समझ में? मतलब कोई भी चीज अगर ग्रोथ कर रहा है तो हाँ वो लिविंग है, कोई भी चीज अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है तो लिविंग है, मेटाबॉलिज्म कर रहा है, सेलर एक्टिविटी कर रहा है और कॉन्शियसनेस है उसके अंदर, तो वो क्या है बेटा? लिविंग है। लेकिन सिर्फ यही कहना कि क्या ये ग्रोथ कर रहा है तो लिविंग है, कंप्लीटली ग्रोथ पे डिपेंड हो जाना, क्या ये बात सही है या गलत, उसको समझते हैं। देखो मैंने आपसे कहा, अच्छा आप लोगों से पूछता हूं, क्या ग्रोथ बता सकता है किसी चीज के बारे में कि हाँ वो लिविंग है? क्यों नहीं बता सकता? जो कल आंसर दे रखा बेटा वो मत देना, कुछ नए बच्चों को देना दो आज। हाँ बताओ बेटा, ग्रोथ क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकता? तुम बताओ बेटा, तुम नहीं आए थे कल, बताओ, बैठ के बताओ, कोई दिक्कत नहीं, खड़ा नहीं होना, बताओ बताओ बेटा, ग्रोथ क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकता किसी चीज को वो लिविंग है कि नहीं है? कोई आइडिया? कोई आइडिया बेटा? आपने नहीं कह दिया, लेकिन नहीं का जवाब क्या है? क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकता? चलो रैंडम बच्चे आप बताए। हाँ हाँ जी होता है। नॉन लिविंग बेटा जैसे कैसे, किस में ग्रोथ होता है? कल बताया था मैंने आपको। बिल्कुल, माउंटेन ले लो, पहाड़ ले लो, ऐसे मिट्टी का टीला ले लो जिसको सैंड ड्यून कहते हैं। बेटा अगर आप रेगिस्तान में जाओगे ना, तो जब रेगिस्तान में जाओगे तो बचपन में पढ़ा भी होगा, आई थिंक देखा नहीं तो पढ़ा जरूर होगा, सैंड ड्यून नाम का एक चीज होता है, रेत का टीला बोलते हैं उसको, ठीक है ना। वो जो है ना रेगिस्तान वगैरह रीजन में वो बना हुआ रहता है। आप एक चीज नोटिस करना कि आप अगर फोटोग्राफी करोगे उस टीले का, तो आप अगर पूरे दिन इस टीले का फोटो निकालोगे ना, तो हर फोटो में उसके हाइट में कुछ ना कुछ चेंज दिखेगा। कभी वो जो रेत का पहाड़ है, रेत का पहाड़ समझ लो, होता क्या है ना, आंधी आता है रेगिस्तान में, आंधी आता है, कुछ रेत को अपने समेट के ले जाता है और समेट के जहां आंधी रुक जाता है वो रेत वहीं गिर जाता है और वो थोड़ा सा छोटा सा पहाड़ जैसा बन जाता है। उसको अपन बोलते हैं सैंड ड्यून्स, या आप रेत का टीला बोल सकते हो उसको। तो आप बेटा देखना, जब आप फोटोग्राफी करके अलग अलग फोटो को अलग अलग टाइम इंटरवल में देखोगे ना, तो वो रेत का टीला अपने हाइट में फ्लक्चुएट हो रहा होगा, कभी छोटा हाइट कभी बड़ा हाइट। हाँ जी बेटा आ जाओ, कभी छोटा हाइट कभी बड़ा हाइट कभी उससे बड़ा हाइट, ऐसे ना फ्लक्चुएशन होगा उसके हाइट के अंदर। तो अब ये सवाल उठता है कि सर वो रेत का टीला भी तो बढ़ रहा है, उस रेत के टीले में भी तो ग्रोथ में चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या रेत का टीला जो है वो लिविंग प्रॉपर्टी शो करेगा बेटा? बताओ, नहीं करेगा ना। इसलिए ग्रोथ को अपन पूरा कंसीडर नहीं कर सकते लिविंग के लिए। ग्रोथ जो फीचर है ना बेटा, उसको कंप्लीटली लिविंग के लिए कंसीडर नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग के अंदर भी दिखता है। हाँ कुछ फर्क है लिविंग के ग्रोथ में और नॉन लिविंग के ग्रोथ में, फर्क है, मैं ये कह रहा हूं, बट कहीं ना कहीं ग्रोथ टर्म जो है ये कंप्लीटली सुटेबल नहीं होगा किसी भी लिविंग को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अगली बात करते बेटा रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि रिप्रोडक्शन, आपसे पूछ रहा हूं बेटा जो आज नए बच्चे हैं, क्या बता सकते हैं आप रिप्रोडक्शन एनफ है? किसी चीज को बताएंगे हाँ ये लिविंग है कि नहीं है, मतलब ये जिंदा आदमी इसमें रिप्रोडक्शन होगा, या आदमी मर गया इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा, क्या ऐसा कोई डिफरेंशिएशन कर सकते हो आप? लिविंग में रिप्रोडक्शन होगा या नहीं होगा, या नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, कुछ ऐसा? जो नए बच्चे हैं आज जो आए क्लास में वो बताएंगे, बताओ। नहीं, चलो पुराने बच्चे आप बताइए, रिप्रोडक्शन को कंसीडर कर सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं बेटा? हाँ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही। और कोई एग्जांपल बेटा? म्यूल्स का एग्जांपल दिया था,
वर्कर बी का एग्जांपल दिया था, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, म्यूल्स का एग्जांपल, ठीक है बेटा। देखो रिप्रोडक्शन, अब कोई कहे कि बेटा कोई आदमी अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वो जिंदा है, नहीं कर रहा है तो वो मर जाएगा, ऐसा बोलोगे तुम? मान लेते बेटा हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी खत्म है या नहीं कर पाते हैं, वो इनफर्टाइल है। क्या है बेटा? वो इनफर्टाइल। बायोलॉजी में उस टर्म के लिए यूज करते बेटा इनफर्टाइल। इनफर्टाइल का मतलब जिनकी रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी किसी वक्त टेम्पोररी टाइम के लिए या किसी कंडीशनल रीजन की वजह से क्या हो चुकी है, रुक गई है, वो जो है कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, चाइल्ड कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हम क्या यूज करते हैं बेटा? इनफर्टाइल। अच्छा कोई बच्चा बता सकता है मेरे को इनफर्टाइल और स्टेराइल में डिफरेंस क्या होता है? ये दोनों वर्ड ऑलमोस्ट सेम लगता है सबको, बट डिफरेंस है इसमें, बता सकता है कोई? बताओ बताओ, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? बेटा इसमें एकदम बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। हाँ बेटा बताओ, कोई डिफरेंस इनफर्टाइल स्टेराइल के बीच में? कोई क्लास में बच्चा, कोई भी? कोई नहीं? अरे बेटा बहुत ही आसान है यार। इनफर्टाइल का मतलब देखो, दोनों में ही चाइल्ड कंसीव नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति इनफर्टाइल हो तो भी चाइल्ड कंसीव नहीं हो सकता, और अगर कोई व्यक्ति स्टेराइल हो तो भी चाइल्ड कंसीव नहीं हो सकता, दोनों ही सिचुएशन में। हाँ बोलो बोलो, कोई कह रहा है स्टेराइल होता क्यों है कोई? अच्छा होता क्या है बता तो रहा हूं बेटा, दोनों ही सिचुएशन में वो इंसान जो है मां बाप नहीं बन सकता, उसके बच्चे पैदा नहीं हो सकते। हमारे सोसाइटी में अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो आप देखते हैं जिनको बच्चे अडॉप्ट करने पड़ते हैं, वो खुद नहीं मतलब जो है कंसीव नहीं कर पाते हैं चाइल्ड को। तो वैसे सिचुएशन को, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है उनकी, वैसे सिचुएशन को बेटा इनफर्टाइल या स्टेराइल नाम देते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। देखो इनफर्टाइल का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अभी बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है या चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है किसी प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन अगर उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो जाए तो वापस से चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो रिवर्स ठीक हो जाए। लेकिन स्टेराइल अगर कोई व्यक्ति हो जाता है या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टेराइल हो जाता है तो अब कोई चांसेस नहीं है कि वो वापस से चाइल्ड बर्थ देना स्टार्ट करे या वो चाइल्ड कंसीव करना स्टार्ट करे। आई बात नहीं समझ में आई? कंसीव का मतलब होता है बच्चे को रखना, मतलब बच्चा होने का जो प्रोसेस होता है ना, ऑलमोस्ट उस प्रोसेस को ही कंसीवनेस कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में आपको? तो इनफर्टाइल का मतलब क्या हुआ कि चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है कि रिवर्स कुछ चेंजेस हो जाए और वो बच्चा पैदा कर सके, उसे क्या कहते हैं बेटा? इनफर्टाइल सिचुएशन। और अगर कोई व्यक्ति स्टेराइल हो जाता है तो आजीवन बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो एक बात बताओ, कोई इंसान अगर स्टेराइल हो जाता है, मान लेते हैं उसके टेस्टिस से जो है कि मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, उसके टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा। स्पर्म तो जानते हो ना बेटा क्या होता है, मेल गैमीट होता है, वो फॉर्म ही नहीं हुआ। तो अगर उसके बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है तो वो आजीवन बाप तो नहीं बन पाएगा ना बेटा। तो तुम क्या उसको मृत घोषित कर दोगे? कहोगे ये मर गया इंसान। क्यों मर गया? क्योंकि इसके अंदर स्पर्म नहीं है। यार ये क्या बात होती है? ये फीमेल है, इसके अंदर ओवा नहीं आ रहा है, ये फीमेल नहीं मरी हुई है, ऐसा कहते हो आप? नहीं कहते हो। मतलब ये समझ में आ गया सर कि रिप्रोडक्शन जो है ये कंप्लीटली लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये अगर ना भी हो तो भी जीवित रहना मुमकिन है। ये कहना गलत है कि किसी के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो जीवित है और नहीं हो रहा है तो मृत है या डेथ है, ऐसा कुछ कह सकते हो? नहीं। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के साथ सिचुएशन ऐसा है बेटा कि ये दो चीज ना कंप्लीटली लिविंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसीलिए इन दोनों को हम एक टर्म में लिखते हैं बेटा, उस टर्म का नाम है नॉन डिफाइनिंग। बोलो, नॉन डिफाइनिंग। अरे कल ही बताया था बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ, किसकी बात हो रही है? लिविंग। मतलब यह है, इस वर्ड से बेटा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इस वर्ड को आप अपने दिमाग में बैठा लो। नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, इसका यह अर्थ होता है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये किसी भी लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो नहीं हो सकता। मतलब इस चीज के बेस पे हम ये डिफाइन ही नहीं कर सकते कि कोई लिविंग है तो कोई नॉन लिविंग है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? नहीं आती? एग्जाम्पल्स क्लियर है? ग्रोथ के केस में कौन सा एग्जांपल देख लो बेटा? वही बताया ना, पहाड़ वाला एग्जांपल देख लो, रेत का टीला देख लो, अरे कचरे का ढेर देख लो बेटा। यह हजारी तो देखा ही होगा आपने, देखते हो रोज आते जाते उस रोड से, कभी ना कभी तो आई होगे, आते हो ना बेटा। उसमें क्या देखते हो? कल जाओगे तो कुछ और कचरा का ढेर होगा, परसों तो कुछ और कचरा का ढेर हो जाता है, तो तुम कहोगे सर वो कचरा बढ़ रहा है मतलब कचरा लिविंग है, ऐसा कहते हो? कभी नहीं कहते हो, क्योंकि ग्रोथ प्रॉपर्टी होती ही नहीं है लिविंग की, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, होती है प्रॉपर्टी होती है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। बात समझ में आई नहीं है? सबको क्लियर है? चलो, तो ये सारी बातें बेटा मैंने कल बता दिया था, लेकिन इसमें चूंकि क्लास में कुछ बच्चे नए हैं तो मेरा रिवीजन कराना थोड़ा मजबूरी है। तो बाकी बच्चे जिनको आ रहा है वो एंजॉय करे, जिसको नहीं आ रहा है वो सीखे बेटा फिलहाल। ठीक है, देखो
अब बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कल समझाए थे बच्चों को, जिसका नाम था मेटाबॉलिज्म। देखो बेटा, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है रासायनिक क्रिया, केमिकल रिएक्शन। किसी भी इंसान के अंदर, देखो बेटा हम जीवित है ना, तो हम जीवित है तो क्यों जीवित है? क्योंकि हमारे अंदर क्या चल रहा है? लगातार केमिकल रिएक्शन। हम खा रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन है, हम बोल रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन है, हम चल पा रहे हैं तो भी केमिकल रिएक्शन है, हम जीवन में कुछ भी कर रहे हैं वो ड्यू टू बिकॉज ऑफ व्हाट? केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन ना हो हमारे शरीर में तो हमारे शरीर का लाइफ पॉसिबल नहीं है, मुमकिन ही नहीं है लाइफ। आपको वो सर कैसे? बेटा आप खाना खाते हो तो खाना क्यों खाते हो? उससे क्या मिलता है आपको? एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी क्या ऐसे ही मिल जाता है कि हम चावल मुंह में लिए और एकदम से एटीपी टूटा मुंह में जाती, फटाफट एटीपी टूटा, एनर्जी आ गया? ऐसा होता है बेटा? कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। पहले खाना टूटता है, पहले आप इंजेस्ट करोगे उसको, फिर वो आपके पेट में आएगा, अलग अलग एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होंगी आपके पेट के अंदर, एब्डोमेन रीजन के अंदर, धीरे धीरे फिर आपके वो इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वहां पे एब्जॉर्ब होगा खाना, एब्जॉर्ब के बाद एसिमिलेट होगा, फिर ब्लड में पहुंचेगा, फिर ब्लड सारे ऑर्गन तक पहुंचा देगा न्यूट्रिशन को, तब जाके आपको एनर्जी की फीलिंग आएगी कि हाँ अब हमको एनर्जी मिल गया। यार ऐसे ही तो सोचते हो ना तुम। तो ये सब क्या है बेटा? व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट? केमिकल रिएक्शन। और ये बेटा दो तरीके से हो सकता है केमिकल रिएक्शन। बताओ पहला तरीका क्या बेटा? बोलो। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। बहुत बढ़िया। हाँ जी नए बच्चे, आप जरा बताइए मुझे, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में क्या डिफरेंस है बेटा? क्या होता है कैटाबॉलिज्म और क्या होता है एनाबॉलिज्म? नए बच्चे जो आए आज, क्योंकि कल वालों को तो इतना अच्छे से बता दिया, उनको याद हो गया होगा। आप बताओ बेटा, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में डिफरेंस क्या है? क्या होता है कैटाबॉलिज्म और क्या होता है एनाबॉलिज्म? बता सकते हैं कोई भी बेटा आप में से? चलो कल वाले बच्चे बताइए आप। कैटा मतलब? मैंने बोला कैटा, वर्ड बोलो कैटा, बोलो कैटा। कैटा मतलब काट रहे हो, कुछ काटने वाली बात हो रही है, तो कैटा मतलब क्या होता है बेटा? ब्रेक डाउन। तो बेटा अगर इसका मतलब ब्रेक डाउन है, काट रहे हो मतलब किसी चीज को तोड़ रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? किसी चीज को जोड़ रहे हो। या दो ही काम तो हो सकता है रिएक्शन में, तोड़ना या फिर जोड़ना। तो बेटा अगर यहां पे तुम ब्रेकडाउन की बात कर रहे हो तो यहां तुम किसकी बात करोगे? सिंथेसिस की बात करोगे। किसकी बात करोगे बेटा? सिंथेसिस की बात करोगे। तुम किसी चीज को जोड़ने की बात करोगे। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो तुम किसी चीज को तोड़ दो या फिर किसी चीज को क्या कर दो? फिर जोड़ दो। ठीक है जी, आई बात समझ में? तो बेटा ब्रेकडाउन मींस कैटाबॉलिज्म और सिंथेसिस मींस एनाबॉलिज्म। बेटा कल हमने एग्जांपल दिया था, जरा बता सकते हैं एग्जांपल क्या था? हाँ जी बताइए। हाँ बोलो बोलो। फोटोसिंथेसिस किसका एग्जांपल था बेटा? एनाबॉलिज्म का। फोटो किसमें बेटा? बेटा फोटोसिंथेसिस का अल्टीमेटली मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन वर्ड। आप पहला वर्ड क्या यूज कर रहे हो? फॉर्मेशन। बेटा केमिकल रिएक्शन में अगर ओवरऑल देखो तो दोनों चीजें चल रही होती है, लेकिन नेट इसके अंदर क्या होता है? नेट का मतलब ओवरऑल जो होता है, मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी है इसकी किस चीज की होती है? फॉर्मेशन की। क्योंकि क्या फॉर्म करता है? एनर्जी फॉर्म करता है। किसके माध्यम से? लाइट के माध्यम से। तो फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, खाना बना रहा है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सप्लाई कर रहा है। तो ओवरऑल जो काम चल रहा है इसमें सिंथेसिस का हो रहा है। और रेस्पिरेशन की बात करोगे तो ओवरऑल जो काम होता है बेटा वो किस चीज का होता है? ब्रेक डाउन का होता है। ठीक है, इसलिए रेस्पिरेशन को हम ब्रेक डाउन में रखते हैं और फोटोसिंथेसिस का मतलब सिंथेसाइज करते हैं, किसी चीज को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। किसके हेल्प से बेटा? फोटो मतलब सनलाइट की हेल्प से किस चीज को फॉर्म करते हैं। अच्छा वो बेसिकली वो चीज होता क्या पता है आपको? ऑफ कोर्स ग्लूकोज, किसी ने कहा था ग्लूकोज। अच्छा ग्लूकोज क्यों ग्लूकोज है, अदरवाइज और चीजें क्यों नहीं? देखो बेटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज ही बनाते हो, आप और भी चीजें बनाते हो, लेकिन जो मेन प्रायोरिटी होती है प्लांट की, जो मेन सबसे कहते हैं ना, जो सबसे एडवांस सबस्ट्रेट जो होता है ना, वो क्या होता है? ग्लूकोज ही होता है। ठीक है बेटा, आप कुछ भी खाते हो तो आपको एनर्जी मिलता है ना। क्यों मिलता है एनर्जी? क्योंकि आपका बॉडी उस चीज से यूटिलाइज करके क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। तो सेम प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के अंदर भी होता है। अच्छा बेटा प्लांट ऑटोट्रॉपिक है या हेटेरोट्रॉपिक है, बता सकता है कोई? मतलब क्या होता है इस वर्ड का? खुद से। बेटा हमारा फूड कौन बनाता है? हम ही तो बनाते हैं लोग हैं। They don't depend on other organism for food. So how can you explain about heterotrophs? They are dependent on whom? On plant. इतना एडवांस बायोलॉजी बना दी। हाँ जी बेटा आप बताओ। लिविंग। ठीक है बेटा, देखो सिंपल सी बात है। ऑटो सही बताया आपने, कहीं ना कहीं अच्छा बताया बेटा, लेकिन आपने थोड़ा मॉडिफाई करने के चक्कर में आप ही खुद कंफ्यूज हुए, क्या बोलना था क्या बोल गई। ऑटोट्रॉप्स और बेटा दूसरा होता है हमारे पास
हेट्रोट्रॉप्स। बेटा देखो उसके नाम पे ही चलोगे ना तो बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। नाम पे चलो, देखो वर्ड में क्या है, हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है बहुत सारे टाइप के, अलग अलग टाइप्स के। तो हेट्रोट्रॉप्स का मतलब इसके फूड सोर्स बहुत सारे हैं। जैसे हम ह्यूमंस, हम प्लांट भी खा सकते हैं, हम जो है एनिमल जो है फूड भी ले सकते हैं। अगर किसी और के बनाए हुए खाने पे फीड करते हैं तो हम क्या कहलाएंगे, हेट्रोट्रॉप्स। और अगर सारा खाना हम ही खुद बनाते हैं नेचुरल तरीके से तो वो क्या कहलाएगा बेटा, ऑटोट्रॉप्स। हमने सनलाइट को यूज करा, हमने वाटर को यूज करा, हमने मिनरल्स को यूज करा और तब खाना बनाया तो वो ऑटोट्रॉप्स है। और इन सब चीज को यूज करके बनाने वाले को अगर हमने खा लिया तो हम क्या है, हेट्रोट्रॉप्स है। नहीं बात समझ में आप लोग को? भाई प्लांट सारा मेहनत करता है कि नहीं करता है, सनलाइट लेगा, रेस्पिरेशन करेगा, पूरा न्यूट्रिशन कर रखेगा अपने अंदर। हम लोग क्या करते हैं, तोड़ के जाके सब्जी नहीं खा लेते हैं और सारा क्रेडिट ले जाते हैं बना के हम लोग खाएं। तुमने कुछ नहीं करा, सारा काम तो किसने करा था, उस प्लांट के ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले ने। बाकी हम लोगों ने क्या करा, उसके रेडीमेड बनाए हुए फूड सोर्स को क्या कर लिया, मतलब ले लिया अपने अंदर, उसको जो है अपने यूज में ले लिया हमने। तो इसलिए बेटा एक वर्ड यूज होता है बायोलॉजी के अंदर, रेडीमेड। रेडीमेड मतलब समझते हो, जो चीज पहले से क्या हो, बनाया हुआ हो, उसको तुम ले रहे हो, आप यूटिलाइज कर रहे हो, तो तुम क्या कहलाओगे, हेट्रोट्रॉप। और जिसकी बात करो तो ये क्या करता है, अपने एनर्जी को जो है यूटिलाइज करता है और अपने एनर्जी को जो है कहीं ना कहीं खर्च करता है, जो है स्पेंड करता है, तब जाके क्या बनाता है बेटा, खाना तैयार करता है। तो इसमें डिफरेंस क्लियर हो गया आप लोग को? अच्छा ये हल्की हल्की बातें समझ में आ रही कि नहीं? हवा लगा नहीं लगा बेटा, हवा लगा, दिक्कत तो नहीं है ना, बताओ कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलो यहां तक मैंने वैसे ही समझा दिया था आपको। तो बेटा आज जो हमारा जो प्रॉपर डिस्कशन होने वाला है वो कहां होने वाला बेटा, कॉन्शियसनेस के ऊपर। ठीक है, कॉन्शियसनेस के ऊपर, फिर रिप्रोडक्शन और फिर ग्रोथ को और डिटेल में भी समझेंगे। ये तो मैं अभी फिलहाल सरफेस साइड दे रहा हूं। अच्छा सेलर एक्टिविटी को भी समझ लेते हैं बेटा। देखो बेटा बचपन से आप लोग जानते हो इसको, सेलर एक्टिविटी के साथ साथ एक और वर्ड जान लो, सेलर डेवलपमेंट भी बोलते हैं इसको कई जगहों पे। ठीक है, सेलर एक्टिविटी या सेलर डेवलपमेंट। देखो बेटा मैंने कल बताया था आपको कि हमारे पास जो बॉडी का अगर कंस्टिट्यूएंट देखो बेटा, तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है, एटम, उसके बाद मॉलिक्यूल्स, उसके बाद सेल्स, उसके बाद बोलो चलो टिश्यू, उसके बाद बेटा, उसके बाद हाँ जी, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनिज्म, बोल सकते हो ना? अरे बेटा बोलो, यहां तक की बात में किसी को दिक्कत है नहीं ना? एक बात बताओ बेटा, मैं अगर आपसे यह पूछूं कि सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है किसी भी लाइफ का, सेल। बिल्कुल सही बात है, क्या होता है, सेल। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्राडिक्ट कर दे कि नहीं सर मॉलिक्यूल और एटम भी तो दिख रहे हैं यहां पे बेसिक में, आप सेल को कैसे कह सकते हो? बेटा सेल भी तो किसी चीज से बना ही हुआ है ना। देखो किससे बना हुआ है सेल, और मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है, तो ये बेसिक कैसे हो सकता है? बेसिक मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे मैं कहता हूं कि पूरे मैथ्स का बेसिक क्या है, तो तुम शायद यही बोलोगे सर वही फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो जोड़ घटाओ गुना भाग, ऐसे ही तो बोलते हो आप। उससे बेसिक तो शायद कुछ नहीं होता, उससे बेसिक वही 1 2 3 फिर याद करते बचपन में, होता नहीं होता। तो मैथ्स का बेसिक तो वही बोलोगे ना तुम। लेकिन अगर मैं बोलूं कि लिविंग का बेसिक क्या है, तो तुम्हारा शायद जवाब ये हो सकता है कि सर एटम दिख रहा है, मैं एटम बेसिक होना चाहिए, या फिर मॉलिक्यूल दिख रहा है वो बेसिक होना चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है, नहीं, रियलिटी क्या है बेटा, सेल बेसिक होता है। लेकिन अगर तुम देखो तो मॉलिक्यूल एटम भी बेसिक नजर आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो, सवाल मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, ऐसा क्यों है बेटा, मॉलिक्यूल और एटम बेसिक होते हुए बेसिक नहीं है, और सेल जो कि बेसिक नहीं दिख रहा है और फिर भी बेसिक है? इसका रीजन क्या है? सवाल नहीं समझ में आया? सवाल क्या था, फिर से सुनो। सेल किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है, एटम से। तो हमारे हिसाब से बेसिक कौन होना चाहिए सबसे ज्यादा, या फिर क्या होना चाहिए था, मॉलिक्यूल। लेकिन बचपन से क्या पढ़ाया जाता है, पढ़ाया था ना फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बताया था ना। तो मेरा सवाल यह है कि ये लोग बेसिक क्यों नहीं है और यही बेसिक क्यों है? नए बच्चे कोई रिस्पॉन्स ना, कोई रिस्पॉन्स नहीं। हाँ बेटा आप बताओ, नाम क्या आपका? मोहसिन बेटा, नौसीन। समझ आई बात आपको? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? अब तक की चीजें समझ आ रही नहीं आ रही, कठिन लग रहा है? नहीं ना, पक्का? हाँ जी बेटा, कोई बता सकता? आप बताओ चलो बेटा, क्या आंसर होगा इसका? कुणाल तुम बताओ आंसर। आंसर हाँ, लिविंग के अंदर ठीक है, अच्छी बात है। हाँ बेटा आप बताओ। अच्छा बेटा आप बताओ। ओके आप बताओ बेटा। ये केमिस्ट्री का इसलिए वो बायो की बात नहीं करता, और वो बायो इसलिए केमिस्ट्री की बात नहीं करता। सुनो बेटा, वैसी कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात है। देखो समझना मेरी बात को बेटा। ये बताओ, अगर मैं ये कहता हूं आपको कि ग्लूकोज रख दिया मैंने आपके टेबल पे, लो भाई आप सबके टेबल पे ग्लूकोज रखा है,
ये रखा ग्लूकोज रखी है टेबल पे। ग्लूकोज तो जानते हो ना क्या होता है, मॉलिक्यूल ही तो होता है ग्लूकोज। अरे बेटा अगर सी बोलूं, मैं सिर्फ सी की बात करूं, एच की बात करूं, ओ की बात करूं, तो ये सब क्या है, एटम है। लेकिन अगर मैंने इनको कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, मॉलिक्यूल। और आपको पता है ग्लूकोज हर लिविंग के अंदर होता है कि नहीं होता। अगर मैं आपके टेबल पे ग्लूकोज रखूं और आपको कहूं बेटा ग्लूकोज से बात करके दिखाओ, ग्लूकोज बोलो बेटा, ग्लूकोज को बोलो चल के दिखाओ, बोलो रैंप वॉक करेगा वो, बोलो नाच के दिखा ग्लूकोज, ऐसा हो सकता है? ग्लूकोज में कोई भी लिविंग हरकत होगा? नहीं होगा ना, जबकि है तो वो लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट, है कि नहीं बेटा, लिविंग के अंदर पाया जाता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई लिविंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो लिविंग प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं है, लेकिन अगर कई सारे ग्लूकोज सेल से कंबाइन हो जाएं और सेल को ही फॉर्म कर दे, मतलब उसका और भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, और भी मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं, जैसे ग्लूकोज जुड़ गया, उसके साथ सेल के और भी पार्ट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कंबाइन हो गया, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंबाइन हो गया, प्लास्टिड कंबाइन हो गया प्लांट सेल के अंदर, ऐसी सेल मेम्ब्रेन आ गया, प्रॉपर एक सेल बन के तैयार हो गया। तो अगर सेल बन के तैयार हो जाता है इनके मिलने से, तो लाइफ पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ इनके वजह से लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसलिए सब बेटा कर सकता है। अमीबा क्या है, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर सेल है। क्या है, रैंप वॉक क्या बेटा, ऐसा ऐसा रैंप वॉक कर देगा, तुम नहीं कर सकते। अमीबा ऐसा ऐसा रैंप वॉक कर देगा, तुम सोच नहीं सकते। एकदम से टूट जाएगा, बिखर जाएगा, एकदम से जुट जाएगा, कुछ भी जो आपने सर सूडोपोडिया के माध्यम से इनगल्फ कर लेगा। तो बेटा अमीबा से पंगा मत लेना, बहुत सारी चीज है वो। आई बात समझ नहीं आई बेटा? तो सवाल कोई पूछेगा कि एटम और मॉलिक्यूल क्यों नहीं लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो कहना एटम मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली लिविंग नहीं है, लेकिन जब कंबाइन होकर सेल बना देते हैं तो लिविंग हो जाएंगे, अकेले लिविंग नहीं है। बेटा मैं कहता हूं सेना से लड़ने जाओ, तो सेना का मतलब एक आदमी उसका नाम सेना है, उससे लड़ने जाओ। सेना का मींस क्या है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ऐसे कहोगे ना बेटा। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं कहता हूं मॉलिक्यूल क्या लिविंग है? नहीं, लेकिन ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल अगर सेल बना दे तो वो लिविंग है, वो लिविंग है। तो सेल लिविंग क्यों है, बात समझ में आई? इसलिए कोई पूछे लिविंग ऑर्गेनिज्म का या लिविंग वर्ल्ड का सबसे बेसिक यूनिट कौन सा होगा, तो क्या होगा, सेल, ना कि मॉलिक्यूल। बात समझ में आई कि नहीं है तुम लोगों को? क्लियर हो गया? तो बेटा यही थोड़ी थोड़ी बातें यहां क्या समझाई गई थी, सेलर एक्टिविटी के अंदर डेवलपमेंट वगैरह कैसे होता है, फिर वो डिटेल समझेंगे अपने। हाँ जी बेटा, अब आते हैं कॉन्सियसनेस के अंदर। ठीक है जी, अब जरा उसको समझते हैं, कल इनको भी नहीं समझाया था, तो आज समझते हैं इस चीज को, कॉन्सियसनेस क्या होता है। कोई बच्चा बता सकता है कॉन्सियसनेस क्या होता है? फील करना, याद करना, रिएक्ट करना, ओके, सराउंडिंग को महसूस करना, अपने सराउंडिंग से रिएक्ट करना। दो ही जवाब आ रहा है, रिएक्ट करना या फील करना। हाँ जी, और कोई? बेटा आप बताओ कुछ अजीब सा डेफिनेशन, मतलब मस्त वाला नहीं पता, कौन से स्कूल से हो? केवी से हो, अच्छा। आप बेटा बताओ कुछ, कॉन्सियसनेस का मतलब यही, सेम डेफिनेशन, ये सही है यार, कुछ भी बोलो हाँ यही खुद का एफर्ट ही लगता। हाँ बताओ बेटा, और आप बताओ बेटा, नसरी नाम है, क्या नाम है बेटा? नौसीन बेटा, बताइए। किसी चीज से अवेयर रहना, ठीक है, अच्छी बात है। और कोई? आप बेटा, क्या नाम है आपका, बताओ कुछ। अच्छा आपने बोल दिया रिएक्ट करना। आप बेटा? नो रिएक्शन ऑन दिस क्वेश्चन जवाब दे रही है तो कुछ मना कर रही है। हाँ जी बेटा, आपने बता दिया था ना। चलो ओवरऑल मैंने सुन लिया। देखो बेटा, आप लोग के अगर डेफिनेशन को मैं कवर आउट कर दूं ना, कवर कर लूं, तो सेम बात वही आ जाती है जो जिसका जवाब है। कॉन्सियसनेस का मतलब होता है रिस्पॉन्ड करना। क्या करना? रिस्पॉन्ड। या आपको अगर सर रिएक्ट करने में और रिस्पॉन्ड में डिफरेंस क्या है? अरे बिल्कुल सेम है बेटा, लेकिन तुमसे टीचर, तुम्हारा टीचर हो ना बेटा, तो मैं एक अलग टर्म यूज करूंगा तुम्हारे लिए, वरना तुम्हारे मेरे में फर्क क्या रह जाएगा? सर आप भी रिएक्ट बोल रहे हो, तो फिर हमारा डेफिनेशन गलत कैसे हुआ? तो थोड़ा मैंने अच्छा वाला वर्ड यूज कर दिया, रिस्पॉन्ड करना। क्या बेटा? रिस्पॉन्ड करना। अब रिस्पॉन्ड का मतलब देखो कैसे, जब भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक बेटा बायोलॉजी में एक वर्ड होता है, मैं उस वर्ड को जरा मेंशन कर देता हूं बेटा। मैं अभी इस ना रफ आइडिया बता रहा हूं आपको चीजों के बारे में, डिटेल जब हम आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे, तो फिलहाल आप बस समझो सरफेसली क्या बताना चाह रहा हूं मैं। देखो बेटा, हमारे पास वर्ड है स्टिमुलाई। क्या आपने आज से पहले ये वर्ड कभी देखा था, सुना था? आई मीन स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई सामने से रिएक्शन, सामने से अगर कोई रिएक्शन हो उसे क्या कहते हैं? स्टिमुलाई। और आप उस रिएक्शन पे रिएक्ट कर दो या रिस्पॉन्ड कर दो, इसी चीज को क्या कहते हैं? कॉन्सियसनेस। तो क्या हो गया कॉन्सियसनेस का डेफिनेशन? रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कॉल्ड व्हाट? कॉन्सियसनेस। आसान शब्द है कि नहीं है?
स्टिमुलाई का मतलब क्या हुआ? रिएक्शन। जैसे अब ये बच्चा कह रहा है कुछ मेरे को इस समय को समझ नहीं आया और मैंने इसको समझा दिया, तो क्या ये कॉन्शियसनेस नहीं था? था कि नहीं था? अभी बच्चा बोल सकता है कुर्सी को, कुर्सी समझाओ मेरे को कॉन्शियसनेस क्या है। कुर्सी समझा सकता है क्योंकि कुर्सी के पास कॉन्शियसनेस नहीं है। तो कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाएगा? लिविंग के अंदर, कभी भी नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाया जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कभी भी नॉन लिविंग थिंग के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं पाया जाएगा। ठीक है जी। कभी आप आईने के सामने खड़ा होते हो, बात करते हो आईने के सामने, आपको सर आईना हमसे बात करता है, ऐसा होता है कभी? वो आईना नहीं है, वो कौन है? आपका रिफ्लेक्शन है। तो बेटा कॉन्शियसनेस आपको ओवरऑल समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन मैं आपको क्वेश्चन फंसा सकता हूं, बताओ कैसे? पूछूं? बेटा इंसान कोमा में चला जाता है, चला जाता है ना? अरे कोमा वर्ड तो जानते हो, क्या होता है कोमा का मतलब? हाँ, एक तरह से ब्रेन एक्टिविटी एक तरह से खत्म हो जाती है या बहुत कम काम करने लगती है। ठीक है, बॉडी एक तरह से मान लो कि कंप्लीटली डेड जो है कंडीशन हो जाता है, प्रॉपर डेड हुआ नहीं होता है, मतलब उसकी कंप्लीट डेथ नहीं हुई होती है, लेकिन कंडीशन वैसा ही हो जाता है पूरा बॉडी का। ऑर्गन काम करने बंद कर देते हैं, उसको आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जाता है। तो वैसे शरीर को बेटा कॉमा शरीर बोलते हैं, कॉमा बॉडी बोलते हैं। तो कॉमा वाला आदमी रिस्पॉन्ड करता है। अगर कोई इंसान कॉमा में पड़ा है, बाद बगल में बैठ के पंचतंत्र की कहानी सुना दो, हंसेगा वो। ऐसा नहीं बेटा कॉमा में पड़ा था, तुम जाए कोई चुटकुला मार दिया, उठ के हंसने लगा, अरे हाला होश आ गया मेरे को, है? ऐसा भी हो सकता है? नहीं ना, तो वो तो लिविंग था यार, मरा थोड़ी ना अभी। अच्छा, ओके। और कोई बेटा इसका थोड़ा सा इस लाइन को मेरे को कॉन्ट्राडिक्ट करो, थोड़ा थोड़ा उलझाओ हमको भी यार, तुम लोग तो सब उलझा ही नहीं रहे यार। अच्छा, मतलब वो जो है कहीं ना कहीं बातों को सुन सकता है। देखो बेटा, सुन सकना नहीं सुन सकना वो डिपेंड करता है कि इंसान कॉमा किस कंडीशन में है या कितने सिचुएशनली कॉमा में है वो। ठीक है, इसका एक्चुअली जवाब क्या होता है, सुनो बेटा। हम ह्यूमंस के अंदर ना कॉन्शियसनेस से भी बड़ा एक चीज होता है, उसको पता क्या बोलते हैं? सब कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं बेटा? सब कॉन्शियसनेस। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं बेटा, मान लेते हैं कि पीछे जो है ऐसा कोई वायर है जो ओपन वायर है, जो डायरेक्टली स्विच से कनेक्टेड है, और मेरे को पता नहीं है पीछे वायर है। मेरा हाथ ऐसे बात करते करते पीछे चला जाता है और एकदम से हमको शॉक लगता है। हम देखे भी नहीं वहां पे क्या है, नहीं है, बस शॉक लगा, मेरा हाथ ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएगा और हम हो सकता है कि ऐसे थोड़ा सा जो है कूद फान कर दें। होगा नहीं होगा? क्या आंखों ने देखा? क्या दिमाग को समझ आया क्या था? लेकिन बावजूद उसका आपका हाथ ऑटोमेटिकली हट गया। इसे पता क्या कहते हैं? इसे कॉन्शियसनेस भी नहीं कहते, इसे सब कॉन्शियसनेस कहते हैं। कॉन्शियसनेस का भी एक पड़ाव ऊपर, एक लेवल ऊपर का अपडेट वर्जन है ये थोड़ा अपडेट वर्जन है। समझ आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम ह्यूमंस के अंदर या किसी और भी जो एडवांस लिविंग है उनके अंदर ये चीजें दिखती हैं, लेकिन बेसिकली कहां सबसे अच्छे लेवल पे दिखती है? वो ह्यूमंस के अंदर। और यही वो रीजन है कि ह्यूमन आज भी सब लिविंग, सारे के सारे लिविंग में क्या है? डोमिनेंट है। बेटा हम लोग से डोमिनेंट ज्यादा कोई थोड़ी नहीं, यहां पे कोई है डोमिनेंट? हम लोग कहते हैं रोड पे कुत्ता आ गया, रोड पे जो है हाथी आ गई, एक्सीडेंट हो गया। बेटा रोड पे हाथी या कुत्ता या जानवर नहीं आते हैं, हम लोग उनके जो है जंगलों में जा चुके हैं रोड बनाने। समझ रहे हो? इतने एडवांस है हम लोग कि हम लोग किसी और के डाइवर्सिटी के अंदर जो है इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिए हैं। और ये सब किस वजह से हो रहा है? कि ये चीज उनके अंदर नहीं है और ये चीज हमारे अंदर। वो क्या है? सब कॉन्शियसनेस। उनके अंदर कॉन्शियसनेस तो है, उनको भी रिस्पॉन्ड, उनको भी दर्द होता है, तकलीफ होता है, रोते हैं, गाते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उनसे एडवांस वर्जन जो हमारे अंदर है। और दैट इज द रीजन ह्यूमन आर द मोस्ट डोमिनेंट क्रिएचर इन दिस लिविंग वर्ल्ड। हम इस लिविंग वर्ल्ड में ह्यूमन से ज्यादा एडवांस क्रिएचर कोई नहीं है। और यही रीजन है कि हमारा एवोल्यूशन भी हो रहा है तो भी हम दिन पर दिन एडवांस होते जा रहे हैं, ना कि रिटार्डेशन की तरफ है। बेटा एडवांस ना हो रहा है दिन पर दिन। कभी ऐसा हो रहा है कि इंसान अब वापस अर्ली मैन होते जा रहा है? वैसा हो रहा है। फोन चलाते जाते देखो बेटा झुकते रहे हम लोग यहाँ से, अर्ली मैन तो झुके तो थे ऐसे, और अभी हम झुकते जा रहे हैं। हो सकता है कि मतलब दिख रहा है वैसे, बेटा है नहीं। ठीक है जी। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं है बेटा? आई बात समझ में? तो कोमा वाला सिचुएशन क्या था? सब कॉन्शियसनेस सिचुएशन। वो इंसान कोमा में है तो कॉन्शियसनेस थोड़ा कम काम कर रहा है, लेकिन उसका सब कॉन्शियसनेस जो पार्ट है वो अभी भी क्या है? एक्टिव है, इसलिए उसको लिविंग कंसीडर किया जाएगा। ये सारी कहानी समझ में आई नहीं आई? पक्का? देखो बेटा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग। बेसिक चीज ही तो इंटरेस्टिंग होता है। अगर आप बेसिक में ही झूमने लगोगे यार समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है, तो इंटरेस्ट पहले ही खत्म हो जाएगा। कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो बेटा ये फर्स्ट इंप्रेशन है चैप्टर का। बायोलॉजी से मोहब्बत तभी होगी आपको जब इससे आप पहले दिन से लगाव कर लोगे, इससे इंटरेक्ट करोगे, इससे चीजों को समझोगे, डेप्थ में जाओगे। देखो बेटा एक मैं बता देता हूं आप लोगों को, देखो एडवांस के चक्कर में कभी मत भागो
कि चलो कुछ ऐसा सीख लेते हैं जो कि बहुत काम आ जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। बेटा आपको जितना सिखाया जा रहा है और जितना कंटेंट एनसीईआरटी में है या जितना कंटेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उस पर फोकस करो फिलहाल। इसके रीजंस बता देता हूं बेटा, क्योंकि हमारा जो टीचिंग से वो है ना बेटा, हमारा जो सिलेबस सिस्टम है ना, वो बहुत बड़ा वास्ट सिस्टम के हिसाब से बना है। हमारे पास टाइम कम होता है और सिलेबस ज्यादा कवर करना होता है। बच्चे क्या करते हैं, एडवांस कर भाग जाते हैं, कुछ ऐसा सीख लेते हैं जो कोई ना सीखा हो। बेटा कोई ना सीखा हो से क्या मतलब है? तुम वो सीखो ना जिसे तुम कंपीट कर पाओगे इंसान को। वो क्यों सीखने जाते हो जिससे तुम्हारा कंपटीशन ही नहीं है? तुम ऐसा टॉपिक पढ़ के बैठ गए जिससे तुम्हारा ना एग्जाम के बोर्ड से मतलब होगा, ना नीट से मतलब होगा, ना किसी और एग्जाम से मतलब होगा। तो ऐसा बच्चों में होता है, थोड़ा सा क्यूरोसिटी होती है, उसे चुल बोलते हैं बेटा। चुल जानते हो वर्ड? चुलपंती होती है, चुल मचना। ऐसा ये सीख लेते हैं, चलो आज अपन ना 11th में है लेकिन पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन 12th का पार्ट। ऐसा होता है ना मन में? देखो हंस रहा है, थोड़ा थोड़ा हंस रहा है, बड़ा ईमानदार बच्चा है वो। ऐसा होता है बेटा। तो मेरे हिसाब से फिलहाल आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस कीजिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके नीट। देखो बेटा आप दो ही चीज सोच के आओगे, अभी फिलहाल बोर्ड क्लियर कर लिया अच्छे नंबर से, फिर साथ साथ में नीट क्लियर कर दिया, यही तो सोच क्या हो गया? क्या बायोलॉजी लेके ये सोचे बैठे हो कि एडवांस क्लियर करना है? नहीं ना, तो क्यों एडवांस लेवल पढ़ना? मेरी बात समझ आई आप लोग को? ठीक है जी, चलिए। तो ये सारी चीजें समझ आ गई नहीं आ गई? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है बेटा। है किसी को डाउट? कोई बच्चा? कुछ भी डाउट? अभी डाउट ही नहीं हो रहा तुमको? हाँ कोमा ना कॉमा। ओके चलो मजाक कर रहा हूं। हाँ करता बेटा, तभी तो जिंदा है। हार्ट को कह सकते हैं, मतलब हार्ट क्या सुनने का काम थोड़ी करता है। अच्छा पता है बेटा, हार्ट को ना बदनाम किया गया यार बायोलॉजी में। बेटा सबसे बदनाम ऑर्गन पता है कौन है? आप सबसे बदनाम हार्ट। उसके काम के विपरीत उसको बताया गया है। आप सुने होगे बेटा, आप ऐसे नॉर्मली खड़े हो, कोई एकदम आपसे ऐसी बात कर दे जिसमें आपको तकलीफ हो जाए, तो आप पता क्या बोलोगे? दिल को चोट पहुंची है। आप यही बोलते हो ना? मतलब कितना अजीब चीज है उसका। वो भी बीच में एकदम काम करते करते रुक जाता है। अबे मेरा क्या रोल था इसमें? मैं तो सही काम कर रहा हूं यार, ब्लड ऊपर से नीचे पहुंचा ही रहा हूं, मेरा क्या रोल था? मेरे को कब चोट आ गई? तकलीफ हुआ मेरे को दिल में। अच्छा एक सेकेंड, उस व्यक्ति को यह भी नहीं पता दिल दाएं है कि बाएं है, बस कहीं भी हाथ रख लेगा, दिल में तकलीफ हुआ है। तो यही चीज है, बड़ा बदनाम चीज है बेटा ये ऑर्गन। ठीक है, कुछ भी हो प्रॉब्लम तो दिल दुख रहा है बेटा। अगर दिल दुखने पे आ जाए ना, बर्दाश्त नहीं हो पाएगा तुमसे। दिल अगर दुखने पे आ जाए, एंजीना बोलते हैं उस कंडीशन को, तो बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बहुत बेतहासा दर्द होता है। लेकिन आजकल इंसानों को ना ऐसी नॉर्मली दिल में दुख जो है ना, दर्द पीड़ा होनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए देखो बेटा हार्ट अटैक का रेट बढ़ रहा है। हार्ट भी गुस्सा हो चुका है, इतना दर्द हुआ कि अब अटैक ही आएंगे, हम सीधे हैं, समझ रहे हो? इसलिए सबसे बना, कहीं बोला किसी ने कि लीवर में तकलीफ हुआ आपके बाद से, या कहीं किडनी में दर्द हो रहा है, ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलता है। ऐसा इसलिए पता देखो, इसका रीजन ये है ना बेटा, हम लोग बायोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट कंसीडर करके बैठे हुए हैं। हम लोग सब समझते हैं कि बायोलॉजी क्या है, एक विषय है जो सिलेबस में है, पढ़ के और जो एग्जाम दे लो, एग्जाम पर डॉक्टर बन जाओ, मतलब डॉक्टर के प्रोसेस में चले जाओ, एमबीबीएस के बाद तो इतना ही काम हो गया आपको। बेटा बायोलॉजी को मेरे हिसाब से सब्जेक्ट तो मानना ही नहीं चाहिए, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मानो बायोलॉजी को। आप एक बात बताओ बेटा, आप बीमार पड़ते हो, बेड पे लेटे रहते हो, तो क्या उस टाइम पे आपको पॉलिटिकल साइंस याद आता है, कोई हिस्ट्री याद आता है, या हमको लगता नहीं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स भी याद आता होगा उस टाइम पे कि यार बीमार पड़े हैं, बुखार हाई लेवल पे है, कैलकुलस में वो डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऐसा कुछ होता है क्या दिमाग में? नहीं होता है। नहीं वो एक अलग चीज है, मैं उस सिचुएशन की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं सपोज करो मतलब तुम पढ़ लिख लिए और तुम ओल्ड एज में जा चुके हो और उस टाइम पे बेड पे पड़ गए, तो उस टाइम में क्या ये सब चीज याद आएगा? पता उस टाइम में क्या याद आएगा? नहीं यार, उससे पता याद आता है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, कौन से ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों बुखार लग रहा है मेरे को, क्यों मेरा लीवर फेल हुआ, क्या हुआ ऐसे। और उस टाइम पे चूंकि आप कभी बायोलॉजी स्टूडेंट रहे ही नहीं, या आपको बायोलॉजी के बारे में भी नहीं पता हो, तो उस टाइम पता आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपका ऑर्गन कहां से फेल हुआ, और डॉक्टर पता नहीं अंडरस्टैंड बोलेगा, आप उसको समझ भी नहीं पाओगे। एक मेरा दोस्त था, मैं जहां रहता था वहां पे, मतलब बहुत बचपन की बात है, तो एक दिन क्या हुआ कि वो दौड़ रहा था, खाना खाया, लंच किया, स्कूल की बात है, और फिर दौड़ना स्टार्ट कर दिया। फिर उसको दर्द होने लगा, होता है ना बेटा, खाने के तुरंत बाद दौड़ते चलते हो तो साइड में दर्द होता है। तो मेरे को क्या कहता है, भाई नहीं खेल रहा मैं कहा क्या हो गया, नहीं क्यों नहीं खेल रहा? कह रहा भाई मेरी किडनी में दर्द हो गया। और उसका इशारा सुना, मैं कहा किडनी में दर्द हो गया? कह रहा भाई पता नहीं सुबह से यहां पूरा दर्द हो रहा है। मैं शॉक, किडनी में दर्द हो गया मतलब। अच्छा एक बात, अच्छा ये तो चलो वो बच्चा था, मतलब खैर उस टाइम पे उसकी उम्र नहीं थी, फिर भी 9th क्लास की बात बता रहा हूं मैं आपको। आप रैंडम किसी रोड पर चलते इंसान से पूछ लो एग्जैक्टली किडनी कहां है, 95% लोग जवाब देगा किडनी यहां है। बेटा यहां किडनी है,
अच्छा, 5 बच्चे में 3% लोग कहेगा यहां है, लेकिन एग्जैक्टली किडनी का है यहां है। ये तुरंत तुम्हें पता है क्यों पता है? क्योंकि तुम सब्जेक्ट पढ़ने बैठे हो। और देखो, जिसको किडनी का लोकेशन नहीं पता है वो किडनी ट्रांसप्लांट करने गया अस्पताल, करवाने गया है अस्पताल में। समझ लो मेरी बात। इसलिए बेटा मैं ये कहना चाहता हूं कि बायोलॉजी को कभी एक सब्जेक्ट की तरह मत पढ़ो कि सब्जेक्ट है 4-5 चैप्टर हैं, 20-22 टॉपिक्स हैं, पढ़ ले खत्म कर लो। ऐसा नहीं बेटा, बायोलॉजी को आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह पढ़ना है, पढ़ना भी है और अगले को समझाना भी है। सोसाइटी के अंदर बायोलॉजी के अंदर एक रेवोल्यूशन क्रिएट करना है, एक ना अवेयरनेस जगाना है कि भाई आप बायोलॉजी को भले एक्स्ट्रा में ले लो लेकिन बायोलॉजी पढ़ो, क्योंकि बायोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। मरते समय में आपको ना पॉलिटिकल साइंस याद आएगा, ना क्रिप्टो करेंसी याद आएगा, ना आपका बिजनेस काम आएगा। उस टाइम में सिर्फ यही याद आएगा कि हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन ऐसा है जिसकी वजह से इतना तकलीफ में बैठे हुए हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और उस टाइम में पता भी नहीं चल पाता है। आजकल इंसान का जो मृत्यु दर है वो बढ़ पता क्यों रहा है? एग्जैक्टली बायोलॉजी की जानकारी ना होते हुए। कोई भी दवा कभी भी खा लेना है, कुछ भी कर लेना है, ये रीजन है बेटा। इसलिए बायोलॉजी को आप एज अ सब्जेक्ट कंसीडर मत करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो उसकी। चलो, तो बेटा यहां तक की बातें समझ आ गई होंगी मेरे ख्याल से। ये डेफिनेशन क्लियर है? ये क्लियर है बेटा? चलो गुड। अब आते बेटा थोड़ा ग्रोथ के ऊपर। समझाएं ग्रोथ आपको डिटेल में। देखो बेटा, बेटा देखो यही थोड़ा बेसिक है। इसके बाद के जितने भी चैप्टर है ना वो थोड़े इंटरेस्टिंग होते जाएंगे और इससे एडवांस होते जाएंगे। तो ये थोड़ा सा है, बस इसको समझ लो, उसके बाद कहानी खत्म करना है इसकी हमें। बेटा देखो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, सुनो। ग्रोथ का मतलब अगर कोई पूछे तो तुम दो तरीके से जवाब दे सकते हो उसको। पता है क्या क्या? किसी भी चीज में अगर उसका नंबर बढ़ गया तो क्या है? ग्रोथ है। और उसी चीज का अगर मास भी बढ़ गया तो भी क्या है? ग्रोथ है। अगर मैं कहूं सिर्फ नंबर बढ़ रहा है तो क्या वो ग्रोथ है? नहीं। या सिर्फ अगर मास बढ़ रहा है तो क्या वो ग्रोथ है? नहीं। दोनों साथ साथ चलने चाहिए। इसलिए क्या है बेटा? ट्विंस कैरेक्टर है। इस पे नीट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो बेटा इसको ना ध्यान से याद कर लो या समझ जाओ। ग्रोथ मींस व्हाट? ट्विंस कैरेक्टर। ग्रोथ मींस व्हाट? ट्विंस कैरेक्टर ऑफ विच हैविंग इंक्रीज इन बॉडी मास एंड इंक्रीज इन नंबर। नंबर ऑफ व्हाट? सेल एक्टिविटी, सेल मटेरियल, टिश्यू बोल दो, ऑर्गेन बोल दो। ऑर्गेन का नंबर छोड़ो, हटाओ, टिश्यू तक के लेवल पे आओ। तो कहीं ना कहीं बेटा बॉडी ग्रो ही तो कर रहा है, कंटेंट ही तो बढ़ रहा है सेल का। तो अल्टीमेटली सेल का मास भी बढ़ रहा है बेटा और सेल का नंबर भी ग्रो कर रहा है। बेटा देखो एक एनिमेशन है, शायद आप इसको देखकर बहुत से समझ भी पा रहे होगे। देखो जब ये शुरू हुआ तो बेटा इतने ही रीजन में था। जब ये स्टार्ट हुआ तो इतने रीजन में था। लगातार डिवीजन हो रहा है, सेल के नंबर बढ़ रहे हैं और देखो बेटा अब ये इतने एरिया को कवर कर चुका है। बेटा मास में डिफरेंस रहा होगा नहीं रहा होगा? पहले इतने छोटे रीजन डिवाइड हुआ, फिर अब इतने बड़े रीजन में डिवाइड हो रहा है। तो बेटा मास में तो चेंजेस दिख रहा है। अरे बोलो, तो मास में भी चेंजेस दिख रहा है बेटा और आपको उसके नंबर में भी चेंजेस दिख रहा है। तो इस ओवरऑल जो कंडीशन है बेटा, इन दोनों कंडीशन जोड़ दिया जाए तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बन के आएगा? उस बॉडी का ग्रोथ। ये बात तुम्हें समझ में आती है बेटा? अब तुम्हें मैंने ये बताया कि सर लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग जो है वो भी ग्रोथ शो करते हैं। बोला ना अभी हमने? बोला ना? क्या एग्जांपल दिया? पहाड़ का, रेत का टीला, ये कूड़ा कचरा का जो ढेर है उसको देख लो। इन सब में बेटा ग्रोथ है, वो है ना, होता है ना? मुझे एक जवाब दो बेटा, इन दोनों ग्रोथ में डिफरेंस क्या है? लिविंग के और नॉन लिविंग के ग्रोथ में डिफरेंस क्या है? ये इंडिपेंडेंट है और वो डिपेंडेंट है। एक्सटर्नल, हाँ, इंटरनल होता है। वेरी गुड। कोई और मॉडिफाई कर सकता है इस डेफिनेशन को? बताओ। हाँ हाँ, ये वाला लाइन ना 4 चांद लगा दिया इस डेफिनेशन के अंदर। बेटा पहाड़ आज बड़ा हो गया, तोड़ दो छोटा हो जाएगा। रिवर्सिबल हुआ कि नहीं हुआ? मतलब रिवर्स हो गया नहीं हो गया? तुम आज बड़े हो गए, एक रैप्टे में छोटे हो जाओगे। कभी ऐसा हुआ है? हुआ कभी कि तुम अब यार टेंशन हो रहा है, क्यों? अब मैं छोटा होते जा रहा हूं, बहुत बढ़ गया था। ऐसा कभी सुना आपने? तो बेटा लिविंग का ग्रोथ कभी रिवर्स नहीं हो सकता, लेकिन नॉन लिविंग का ग्रोथ कैन बी रिवर्स, वो रिवर्स हो सकता है। पहला डिफरेंस बेटा, बोर्ड के अंदर डायरेक्टली डिफरेंस पूछेगा कि लिविंग और नॉन लिविंग ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस क्या है? ग्रोथ इन लिविंग कैन नॉट बी रिवर्स्ड, वेयर एज इन नॉन लिविंग कैन बी रिवर्स्ड। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस बताओ बेटा, लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होता है ना वो इंटरनल होता है। बेटा हमारे ऊपर कोई ऐसा तो नहीं है कि बेटा मैं इंसान हूं, मेरे ऊपर एक दिन पता नहीं क्या बरसा और मैं बड़ा हो गया एकदम से रातों रात, नहीं होता ना। तो हमारा जो ग्रोथ है बेटा वो इंटरनली होता है। मतलब सेल अंदर है ना बॉडी के,
या सेल सरफेस में ना, तो वो इंटरनली डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारा ग्रोथ हो रहा है। हाँ जी, न्यूट्रिएंट्स भाई वो तो लेते हैं, तो प्रोसेस तो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है ना, आप बाहर थोड़ी ले रहे हो कोई चीज। आप कोई भी चीज ले रहे हो, कहां ले रहे हो उसको? बॉडी के इंटरनल में ले रहे हो या एक्सटर्नल प्रॉपर्टी में ले रहे हो? इंटरनल ले रहे हो, तो इसका यूटिलाइजेशन भी कहां हो रहा होगा? इंटरनल। ब्लड कहां है आपका? ऑर्गन्स कहां है? तो सब कुछ अब अंदर है, तो ग्रोथ कहां से प्रोसीड होगा? अंदर से। इसलिए लिविंग के अंदर ग्रोथ कहां से होता है बेटा? हमेशा इंटरनल। लेकिन अगर आप नॉन लिविंग की बात करो, पहाड़ के ऊपर पहाड़ बड़ा हो रहा है, इसलिए बड़ा हो रहा है बेटा कि उसके ऊपर पहाड़ आ रहा है, उसके ऊपर चट्टान है, इसलिए बेटा पहाड़ बड़ा हुआ। कचरा का ढेर इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि आप कचरा फेंक रहे हो उसके ऊपर। ऐसा तो नहीं बेटा जमीन से अपने आप कुछ कचरा निकल के बाहर आ गया और पहाड़ को बड़ा कर दिया, ऐसा कभी होता है? बेटा एक सवाल पूछ सकते हो आप लोग, सर ये जो मान लेते बेटा पहाड़ है, मेरा एग्जांपल पूछ रहा हूं मैं आपको, एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। मान लेते इसके नीचे एक वोल्केनो था और वोल्केनो एकदम इरप्ट हुआ, तो क्या ये पहाड़ बढ़ेगा ना? बिल्कुल बढ़ेगा सर, बढ़ भी सकता है और डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है। अगर बेटा बढ़ गया तो क्या आप इस ग्रोथ को इंटरनल ग्रोथ कहोगे? क्यों नहीं कहोगे? क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि बेटा ये वोल्केनो तो एक अलग चीज है ना यार, पहाड़ से क्या रिलेशन है उस वोल्केनो का? वोल्केनो तो अर्थ के मैग्मा से आया है, उसको पहाड़ से क्या रिलेशन है? हाँ दिखा अंदर से कुछ आते हुए, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि ये इससे रिलेटेड होगा। इसे नॉन लिविंग थिंग में ऐसा कोई प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हमारे लिविंग में तो हमारा पार्ट ही, हमारा बॉडी का ही न्यूट्रिशन, हमारे बॉडी का ही जो है और सिस्टम ग्रो कर रहा है, तो हमारे में तो ऐसा कंप्लेंट नहीं है ना। ये बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? पक्की बात है? अरे किसी को डाउट है तो थोड़ा बेटा कॉन्फिडेंशियली कहो ना, हाँ सर, यस सर, बोलो यस सर। हाँ चलो बढ़िया, ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आ गया आपको। अच्छा बेटा ये लाइन को समझो जरा, समझ में आया कि नहीं आया? कितना फालतू सी लाइन है बेटा ये, है ना? मतलब फालतू ने से कितना आसान है, मेरे फालतू मतलब वो फालतू नहीं, आसान है, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स ग्रोथ इज व्हाट? वेयर एज नॉन लिविंग थिंग ग्रोथ इज व्हाट? एक्सटर्नल। समझ आ गई बात? गुड। अगला लाइन पढ़ो बेटा। चलो बेटा इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं, बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, समझना बेटा। बेटा आप लोग यूनिसेलर जानते हो क्या होता है? क्या होता है? हाँ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो सिंगल सेल, एक ही सेल के बने होते हैं। इसका सबसे प्यारा एग्जांपल क्या पता है आपको? हाँ अमीबा या बैक्टीरिया, पैरामीशियम वगैरह, ठीक है बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो अमीबा को ही समझते हैं बेटा, बचपन से इसको ही देखते आ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो बेटा अमीबा जो है वो एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है ना बेटा? आपको पता होगा अमीबा जो है बाइनरी फिजन एक रिप्रोडक्शन का तरीका होता है जिससे वो डिवाइड हो जाता है। नहीं जानते छोड़ दो, कोई बात, मैं ये दिखाता हूं आपको। जैसे बेटा ये क्या मान लेते हैं, हमारे पास अमीबा है, क्या बेटा ये हमारे पास अमीबा है। ऐसा पता नहीं क्या होता है इसके अंदर, ये इस तरीके से दूसरे फेज में चला जाता है कुछ इस तरीके से, और आफ्टर सम टाइम ये टोटली क्या हो जाता है बेटा? डिवाइड हो जाता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा बाइनरी फिजन। बाइनरी वर्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है बेटा, बाइनरी फ्यूजन। आई बात समझ नहीं आई? सॉरी फ्यूजन, ठीक है। अब बेटा इसमें होता क्या है, देखो ये कंप्लीटली एक सेल था, सेल के अंदर कुछ ऐसी मैकेनिज्म हुआ जिसकी वजह से वो डिवाइड हो गया। आप एक चीज देखोगे बेटा, इस सेल से और इस सेल में कंपेयर करो, साइज किसका बड़ा है, इसका या इसका? डायग्राम 1 का या डायग्राम 2 का? साइज किसका बड़ा है? डायग्राम 2 का। बेटा एक चीज नोटिस करो, तो यूनिसेलर के अंदर एक ही टाइम पर ग्रोथ भी हुआ और जस्ट सेम टाइम पर क्या हो गया? रिप्रोडक्शन। ये बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? बेटा मैं ये लाइन जो बता रहा हूं इस पर पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम में, तो जरा इस लाइन में फोकस करना आप लोग। मतलब अगर कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो एक ही टाइम पर रिप्रोडक्शन भी कर देता है और सेम टाइम पर ग्रोथ भी दिखा देता है। या यूं कह सकते हो कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है सिंगल सेल का, वो एक ही टाइम पर ग्रोथ भी करता है एंड द सेम टाइम दे शो व्हाट? रिप्रोडक्शन। तो बेटा इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, पता है वो कौन सा वर्ड है? कोई बता सकता है? इंक्लूसिव। क्या बोलते हैं बेटा? इंक्लूसिव। तो इंक्लूसिव वर्ड का मतलब क्या होता है? यूनिसेलर के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है पता है? इंक्लूसिव टर्म है। क्या बेटा? इंक्लूसिव टर्म है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? बेटा कितना आसान चीज है। अरे भैया आप ये बताना चाह रहे हो कि जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एक ही टाइम पर डिवाइड भी कर जाते हैं।
मतलब रिप्रोड्यूस भी कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं, और सेम टाइम पे उनका ग्रोथ भी क्या होता है, मैक्सिमाइज होता है। तो इसलिए उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इंक्लूसिव। बेटा ये 5 स्टार टॉपिक है और ये लाइन है, इसको याद कर लो। मैं कह रहा हूं इससे क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, किसी ना किसी एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को जरूर देखोगे। तो ये सिर्फ किसके लिए होता है, यूनिवर्सल में। क्या हमारे में ऐसा होता है, क्या हमारा ग्रोथ हो रहा है और हमारा रिप्रोडक्शन भी हो गया, ऐसा मैं बढ़ रहा हूं और मेरे बच्चे भी हो रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है? हमारे में तो नहीं होता। तो इसलिए ये जो लाइन है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये किसके लिए है, मल्टी सेलर वालों के लिए। क्योंकि मल्टी सेलर वाले में इंक्लूसिव नहीं होता, एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव का मतलब अलग अलग टाइम पे, नॉट एट द सेम टाइम। अगर सेम टाइम सेम जगह तो कौन सा होगा, उसे क्या बोलोगे, डिफरेंट टाइम, या कैसा तो डिफरेंट जगह, किसके अंदर, ये किसके अंदर, जिंदगी में कभी भूलोगे। एक्स का मतलब पुराना, मतलब अलग, दूसरा। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, कहते हो सर वो एक्स, एक्स पर्सन या एक्स कुछ भी, एक्स समझ लो बेहतर, तुम इस एज में आ चुके हो, तुम एक्स का मतलब समझ सकते हो। हंस रहा है वो अच्छा ही समझता है बच्चा। तो एक्सक्लूसिव का मतलब अलग होना, ठीक है। तो ये डिफरेंट की बात करते हैं बेटा, डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट टाइम, और ये सेम प्रॉपर्टी इन सेम टाइम। क्लियर है? एक गाना है तो बेटा, सेम टाइम सेम जगह, नहीं सुना आपने? आज जाके सुनना इस गाने को, थोड़ा ये वाला याद आएगा टॉपिक, सेम टाइम सेम जगह। चलो, समझ में आया नहीं है बेटा? आसान था यार। अच्छा एक लाइन छूट गया, हाँ बताओ बेटा, क्या मैं इस लाइन को दोबारा एक्सप्लेन करूं या आप अच्छे बच्चे को समझ गए होगे? ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, नकली प्रॉपर्टी है बेटा, धोखेबाज है, वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। गुड। अच्छा बेटा इस लाइन के मतलब समझा दो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं बेटा, अब आप जरा समझ लो कि सर इसको, इस लाइन का समझ मतलब समझ में आया कि नहीं है, बताओ जरा मेरे को। जरा पढ़ो 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 बेटा, इस लाइन को पढ़ो और बताओ समझ आया नहीं आया। अभी जस्ट समझाया मैंने, आई थिंक 20 से 25 सेकंड पहले समझाया। अरे यार वो इंक्लूसिव वर्ड जो बोला था ना, उसके लिए एक और वर्ड यूज कर दिया। ये थोड़ा ग्रामेटिकली वर्ड यूज हुआ है, वो बायोलॉजिकली वर्ड था, ये ग्रामेटिकली वर्ड है बेटा। अरे बोलो, समझ आया नहीं आया? पक्का? तो इस लाइन को समझो तो बोलो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच इज बैक्टीरिया, अलगी, यूनिसेलुलर अलगी, अमीबा, ये लोग का जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिनोनिमस किसके होता है, ग्रोथ के। मतलब सेम टाइम सेम जगह। या मैं इनको अगर थोड़ा सा मतलब आपको, आप बेटा बाहर मार्केट में निकलो ना, तो कोई आदमी पूछे बेटा बायोलॉजी पढ़ के आओ, तो ये सब वर्ड मत बोला करो, इसमें इंग्लिश वाली फीलिंग आती है, बायोलॉजी वाली फीलिंग इन वर्ड से आती है। क्या पढ़ के आओ, इंक्लूसिव, अगला शॉक, अरे बाप रे भाई क्या पढ़ लिया। तो ऐसा चीज है, समझे नहीं समझे बेटा? ये लाइन समझ में नहीं आया? इसके एक्सेप्शन क्या है? अरे एक्सेप्शन बताया तो अभी, वो इनफर्टाइल, स्टेराइल, इनके बारे में बताया ना। चलो इसके बारे में और समझाता हूं आपको। अच्छा अभी लेक्चर आएगा उसमें समझा दूंगा, पहले आगे देख लेते हैं। अच्छा ये तो पता है ना आपको, ह्यूमंस कैन रिप्रोड्यूस बाय बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मींस, ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसको बाद में समझाता हूं, पहले आगे रिप्रोडक्शन को और डिस्कशन कर लेता हूं थोड़ा सा। एक सेकेंड, कहां गया रिप्रोडक्शन का स्लाइड? ग्रोथ है। एक क्वेश्चन है बेटा, पहले क्वेश्चन डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार बता सकते हैं बेटा आप लोग? अच्छे बच्चे आप लोग बता जरा। बोथ एंड विद इन कितना सेकंड बना? आई थिंक क्वेश्चन ये, आई थिंक 10 सेकंड के अंदर ही बना दिया आप लोगों ने। नीट में क्वेश्चन एक कितने मिनट का होता है? टाइमिंग ऑन एन एवरेज 1 मिनट का होता है। अगर आप बायोलॉजी क्वेश्चन में 10 सेकंड में बना देते हो ना, तो बाकी का जो 50 सेकंड पता है कहां सेव कर लिया आपने? फिजिक्स के लिए। और फिजिक्स में ऐसा कुछ सवाल होता है जो 2-3 ढाई मिनट 3 मिनट तक भी नहीं बनता। तो बायोलॉजी में कोशिश करना है कि क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर बन जाए, क्योंकि जो इसका टाइम बचाओगे वो कहां लगा देना? फिजिक्स में। आई बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस को आप तभी कर पाओगे बेटा जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा तो। अच्छा इसको तो बाद में डिस्कस करेंगे जैसे पढ़ाएंगे। अच्छा बेटा पहला क्वेश्चन बताओ जरा, बता सकते हो? आई थिंक तुम लोग बहुत अच्छे से। 30 सेकंड के अंदर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ग्रोथ कैन नॉट, हाँ जी, सी, कितने बच्चे सी के साथ हैं? डन कर दें, लॉक कर दें? 7 करोड़ का सवाल है, भले मिलिए कि ना रुपए ना, बताइए 700 सवाल 7 करोड़ का भाई। हाँ जी बताओ बेटा। 10 9 8 7 6 5
4 3 2 1 टाइम अप। सी, कोई है जो अदर देन सी बोलना चाहता है? बोल दो बेटा। चल डन कर देते हैं सी। सवाल पढ़ते हैं। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज। बेटा ग्रोथ धोखेबाज क्यों है? सवाल तो यही पूछा है ना, ग्रोथ धोखेबाज क्यों है? पहला सवाल ऑप्शन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट शो ग्रोथ। यार ये कैसी बातें कर रहा है, ये कितना फालतू सा ऑप्शन है बेटा। देख के मन कर रहा है इस ऑप्शन को भी फाड़ दिया जाए, लेकिन फाड़ना मत, क्वेश्चन पेपर है वो। सेकंड, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो फ्रॉम इनसाइड। हाँ देखा, फंसा दिया। नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो। यस सर, नॉन लिविंग थिंग भी ग्रो करता है। चौथा ही पढ़ लेते हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। यार हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है बेटा, अगर कोई रिप्रोडक्शन करेगा ही नहीं तो उसका अस्तित्व वहीं खत्म हो जाएगा भाई, उसका कहानी तो वहीं खत्म हो जाएगा। हम ह्यूमंस क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास ह्यूमंस आते जा रहे हैं। अगर हम ह्यूमंस ही पैदा करना बंद कर दें तो हमारी ह्यूमंस की कहानी यहीं पे फुल स्टॉप नहीं हो जाएगी। तो मतलब ये वाली बात क्या है बेटा, प्योरली क्या है? गलत है। ये वाली बात भी क्या है? गलत है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, बेटा ये भी गलत है। सर ये वाली बात क्या है? सही है। यही तो बेटा लाइन था जिसकी वजह से ये ग्रोथ फंस गया था कि नॉन लिविंग थिंग भी तो ग्रोथ शो कर रहे हैं। अच्छा इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दो तो क्या लिख दोगे पता है तुम? बोलो। नॉन लिविंग थिंग ग्रो तो करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं बेटा? एक्सटर्नली। बोलो, योर बैटरी इज रनिंग लो। अच्छा लैपटॉप का है, ठीक है। अब बेटा अगला सवाल, चलो जल्दी 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 बेटा, ये तो 10 सेकंड में। ऑल द अबव। यार इतना तेज कौन आंसर देता है यार? ग्रोथ इज सिनोनिमस विद रिप्रोडक्शन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। किसके लिए? अलगी, यूनिसेलर, अमीबा, बैक्टीरिया। बेटा जस्ट एक लाइन लिखा था मैंने बेटा, ये प्रीवियस क्वेश्चन है PYQs नीट के अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो आपको जो है ऐसा परेशान सा नहीं होता है कि बायोलॉजी में हमेशा वास्ट ही क्वेश्चन आता है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो आपको 10 सेकंड के अंदर भी करा दें। ये मत करो, अभी भी कराया नहीं है बेटा। हाँ आ गए हम रिप्रोडक्शन के अंदर। चलिए कितना प्यारा सा बेटा एनिमेशन आपको दिखो। इट इज अ प्रोसेस टू प्रोड्यूस सेम ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू। क्या इसमें कुछ डिफाइन करूं मैं? आपसे बेहतर कौन जानता होगा बेटा, आप लोगों से बेहतर। I mean, हम बायोलॉजी वालों से बेहतर कौन जानता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस को, है कि नहीं? अगला नोट देखो, नोट इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन मैंने कहा था ये धोखेबाज था। और धोखेबाज क्यों है? क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन क्या वो समझो। सम ऑर्गेनिज्म सच एज म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। और चूंकि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आप इन्हें मृत घोषित मत कर देना, ये फिर भी क्या है? लिविंग है। म्यूल्स के बारे में कोई बच्चा अच्छे से जानता है कुछ डिटेल? खच्चर जानते हो ना, खच्चर बोलते हैं। क्या जानते हो उस खच्चर के बारे में? गधा खच्चर, कभी सोचा नहीं बेटा गधा और खच्चर में डिफरेंस क्या है? कभी सोचा होगा जिंदगी में, कभी किसी मोमेंट जरूर सोचा होगा यार इस गधे और खच्चर में डिफरेंस क्या है? फीमेल गधा होती है, मेल खच्चर। अच्छा अच्छा ओके। हाँ और कोई? दिखने में तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं मेरे को, या गधे और खच्चर है। अदर स्पीसीज का बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। देखो बेटा सुनो बेटा, म्यूल जो है ना वो हाइब्रिड प्रोडक्ट है, मतलब हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है बेटा। ये जो कुत्ता उत्ता पालते हो ना घर में आप, ये पोमेलियन है, ये पिटबुल है, ये जो जर्मन शेपर्ड वगैरह है बेटा, रियलिटी में ऐसे कुत्ते नेचर में नहीं है। ये सब हाइब्रिड प्रोडक्ट है, ये हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है। इनको क्रॉस बनाया जाता है, हम इंसान अपने हिसाब से। हमें कुछ व्हाइट सा कुत्ता चाहिए प्यारा सा, पोमेलियन बना देते हैं। चलो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो तगड़ा हो, घोड़े जैसा दिखे लेकिन हो कुत्ता, चलो जर्मन शेपर्ड बना देते हैं। तो हम ह्यूमन मॉडिफाई करते हैं उनके जेनेटिकल कंटेंट को, और हाइब्रिड करके अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। तो किसी इंसान के दिमाग में उस टाइम ये आया कि यार गधा कितना शांत होता है, होता भी कितना शांत होता है बेटा। कोई पीछे से गाली दे तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता उसको, इतना शांत होता है वो। गधा इतना शांत होता है, इतना मेहनती होता है, इतना हार्ड वर्किंग होता है, और घोड़ा एनर्जेटिक होता है, स्टेमिना होता है, स्ट्रेंथ बहुत तगड़ा होता है। तो अगर हम इन दोनों को मिला के कुछ ऐसा बना दे जिसके अंदर दोनों के गुण आ जाएं, तो बेटा सोने पे सुहागा नहीं है। अरे मजा नहीं आ जाएगा, हमारा काम और आसान हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा बेटा? ऐसा कोई और हाइब्रिड प्रोडक्ट का एग्जांपल दे सकते हो जो आपने नेचर में देखा हो, उसका बहुत फायदा है? कुछ ऐसा हाइब्रिड, ऐसा बहुत देखा होगा आपने। सोचो थोड़ा, दौड़ाओ अपने दिमाग के घोड़े को और सोचो ऐसा कौन सा नेचर में हाइब्रिड प्रोडक्ट है जिसका बहुत फायदा है। एक मूवी आ रही है लाइगर, पता है उस लाइगर वर्ड का मतलब क्या होता है? क्या होता है? लायन प्लस टाइगर का हाइब्रिड। लायन को टाइगर से मिला दिया तो क्या बन गया? लाइगर। और अगर टाइगर को लायन से मिला दो तो पता क्या बन जाता है? टाइगॉन। क्या बन जाता है बेटा? टाइगॉन।
आपको पता है बेटा, एक प्लांट है, उसके जड़ में आलू उगता है और उसके शूट में टमाटर उग जाता है। उस प्लांट को बोलते हैं पोमैटो। पोमैटो क्या बोलते हैं बेटा? पोमैटो। कितना फायदा हुआ, ये हाइब्रिड है, कितना फायदा हुआ कि एक ही प्लांट उगाया आपने, जमीन के ऊपर देखा तो टमाटर था, और जमीन को जब हटा के देखा तो पीछे के नीचे क्या था? आलू। एक ही टाइम पर दो टाइप की मार्केटिंग, आलू की भी सप्लाई बढ़ी, टमाटर की है। दिस इज बिजनेस। अरे बोलो, दिस इज बिजनेस। और ये क्यों आया बेटा? हाइब्रिड की वजह से। पहले के टमाटर देखा करते थे आप लोग, जैसे ही घर से लेके आते थे, मार्केट से लेके आते थे, एक दो दिन में सड़ जाया करता था। और अब के टमाटर ऐसे आ रहे हैं बेटा, हफ्ते हफ्ते तक वैसे के वैसे ही रहते हैं। उसे कहते हैं फ्लेवर सेवर टोमेटो। वो भी क्या है? हाइब्रिड है, सड़ता ही नहीं है, क्योंकि जो सड़ने का जो उसके अंदर इंजाइम था, उसको अपन क्या कर दिया? हटा दिया। अब वो सड़ेगा ही नहीं। सड़ेगा लेकिन अब नेचुरल तरीके से सड़े तो सड़े, अंदर से नहीं सड़ सकता, वो पड़ा रहेगा वो। तो कितना फायदा हो गया? क्यों ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि देखा जाता था टमाटर वैसे बहुत वेस्ट हो जा रहे हैं। अब मान लेते बेटा साउथ इंडिया में सप्लाई टमाटर की ज्यादा है, उससे तुम दिल्ली मंगा रहे हो, अब साउथ इंडिया में आने में 2 दिन लग गया ट्रक सप्लाई में, तो रास्ते में खराब ना हो गया बेटा टमाटर, कितना नुकसान हुआ उस किसान का। तो भाई ऐसा करो, मॉडिफाई कर दो। वो पढ़ाएंगे आपको, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है, उसमें डिटेल सीखोगे इन चीजों को। तो बेटा ये कहानी थी, ठीक है। तो म्यूल क्या है, मैं यहां लिख देता हूं। क्या है बेटा म्यूल? यहां देखो एग्जांपल में, ये क्या है बेटा? फीमेल हॉर्स। क्या है बेटा? एक सेकंड, सॉरी, इसको मैं हटा देता हूं, ये दिख नहीं रहा। ये बेटा फीमेल हॉर्स। और ये क्या बेटा? हमारे गधा जी। कौन से? मेल। गधा क्या बेटा? मेल। और घोड़ा क्या बेटा? यहाँ पे फीमेल। इनको जब क्रॉस कराएगा तो क्या बना हमारे पास? खच्चड़। दैट इज कॉल्ड म्यूल। आई बात समझ में? ये बेटा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल याद रखना। ये हमेशा क्या होता है? घोड़ा यहाँ पे फीमेल होता है, और गधा क्या होता है? मेल होता है, ठीक है। अगर एक और एग्जाम्पल देता हूं बेटा, म्यूल के अलावा एक और एग्जाम्पल है हिनी। क्या बोलते हैं इसको? हिनी। हिनी में क्या होता है? हॉर्स क्या हो जाता है? मेल। और ये क्या हो जाता है फिर? फीमेल। ये पता क्या यूज होता है बेटा? वैष्णो माता जब जाते हो तो एक सुनते हो एक वो जाता है, गधा टाइप के एक ऑर्गेनिज्म होता है, जानवर, तो उसके ऊपर बैठ के जाते हो, वो एक्चुअली क्या होता है? हिनी होता है। वो सेम काम है, मेहनत कराना है उसको बस, ठीक है। हाँ जी, जरा इस पे आते हैं। वर्कर, क्वीन, ड्रोन। बेटा पता है मधुमक्खी, मधुमक्खी में आपने देखा हो बेटा, कुछ ऐसी मधुमक्खियां होती हैं जो आपके ऊपर ही बैठी होंगी, वो काटेंगी नहीं, और कुछ ऐसी होती हैं दौड़ा के काटती हैं बेटा, घर में घुसा देंगी बेड के अंदर तब काटेंगी। कसम खा लेना होता है उन्हें, काटना है अपने भाई हैं। देखा है बेटा दो टाइप के। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि आप इसे मिठाई की दुकान पे जाओ, वो बैठे होते हैं लेकिन कोई छेड़छाड़ नहीं, एकदम शांत से। और कुछ ऐसे हैं कि बेटा थोड़ा भी उंगली कर दो, भाई दौड़ा के यार बहुत गंदी तरह काटते हैं वो, ठीक है। जिसको काटो बेटा उसको याद होगा, फिर प्याज ढूंढो, लोहा ढूंढो, रगड़ो रगड़ो, अब सूझ जाता है फिर। हाँ बेटा, वर्कर, क्वीन और ड्रोन, ये 3 टाइप के मधुमक्खियां होती हैं किसी भी छत्ते के अंदर। जो बीहाइव होता है ना बेटा, उसमें 3 टाइप की होती हैं। इसमें जो फीमेल है वो कौन है? वर्कर भी क्या है बेटा? फीमेल है। ये क्वीन भी क्या है? फीमेल है। ड्रोन क्या होता है? इकलौता मेल। इकलौता क्या होता है? मेल। तो ये जो ड्रोन है बेटा, इसके बारे में वैसे बहुत कहानी है। ये हैप्लॉइड होता है, ये डिप्लॉइड होता है, इसके अंदर 16 क्रोमोसोम, 32 क्रोमोसोम। तो क्या हो गया? क्लास खत्म बेटा? एक बार बोल के आना जरा।